वो आंदोलन आज हमको पढ़ना है, गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है यारो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कोई ये पूछ लेगा कि गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1919 में। बहुत सामान्य सा सवाल है, जो परीक्षा में सवाल आ रहा है वो नहीं आपको आता है, अभी बता देता हूं मैं। अब मैंने क्या बोला, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि रॉलेट सत्याग्रह कब चलाया गया, 1919 में, कोई दिक्कत तो नहीं है लास्ट बेंच तक। अब हाल ही में एक परीक्षा में एक सवाल आया कि रॉलेट कानून को और किस नाम से जानते हैं। इतना आसान सवाल होता तो मैं आपसे पूछता। हाँ बताओ बेटा, क्या कह रहे हो? मुंह बंद करने वाला किसने कर दिया मुंह बंद आपका? अभी तो मुंह बंद करने वाला कानून आया ही नहीं है। आज तक मुंह बंद कर पाया कोई लड़कियों का? कह रही कानून आ गया, कौन सा? रॉलेट कानून। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सारे प्रश्न आपको मालूम है। अगर मैं ये बोलूं कि रॉलेट कानून को बनाने के लिए, रॉलेट क्या है? एक कानून है। ठीक है गौरव बेटा, रॉलेट क्या है? एक कानून है। और बहुत सिंपल सी बात, अगर कोई आपसे पूछेगा इस कानून को बनाने के लिए कमेटी कब बनी, ये सवाल एक बार आरएस फ्री में आया है कि रॉलेट कानून को बनाने के लिए कमेटी कब बनी, तो कमेटी बनी 1917 में। एक सवाल, ठीक है। रॉलेट कानून कब आया है? 1919 में। रॉलेट कानून को बनाने के लिए कमेटी कब बनी है? 1917 में। इस कमेटी का हेड कौन था? सिडनी रॉलेट। कौन था हेड? सिडनी रॉलेट। इस कमेटी का क्या नाम था? सेडिसन कमेटी। तीन फैक्ट क्लियर हुए कि रॉलेट कानून कब आया है? 1919 में। रॉलेट कानून को बनाने के लिए कमेटी कब बनी है? 1917 में। पहला प्रश्न आया जो पेपर में, वो आपको नहीं आ रहा था, ईयर पूछा था। और कौन सी कमेटी बनी? सिडनी रॉलेट कमेटी बनी। इस कमेटी का क्या नाम था? सेडिसन कमेटी। ठीक है यारो, अगर ज्यादा जानना है, ज्यादा, तो आप ये जान लो कब बनी, 10 सितंबर 1917 में। पर अगर 1917 याद रह जाए यही बहुत है। परीक्षा में भी यही सवाल आया था कि कब बनी भवानी, 1917 में। अगर ये तो क्या कठिन प्रश्न हो जाएगा कि कब, लेकिन मैंने बात इसलिए लिखा रहा हूं, हो सकता है 1919 की घटनाएं चारों आ जाएं और चारों 1919 की घटनाओं को क्रम लगाना आ जाए, तब आपको ध्यान रहना चाहिए मोटा मोटा कि कब बनी, सितंबर 1917 में। इस कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हो गई? जुलाई 1918 में। ठीक है यारो, 1917 में बनी, इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हो गई? जुलाई 1918 में। फिर अगली बात, ये कानून लागू कब हो गया? मार्च 1919 में। ठीक है यारो, फिर से बता रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछेगा कि रॉलेट कानून के लिए कमेटी कब बनी, 1917 में। कौन सी कमेटी बनी? सेडिसन कमेटी। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। कमेटी की सिफारिशें कब लागू हो गई? जुलाई में। और बहुत सिंपल सी बात कि ये कानून कब लागू हो गया? मार्च 1919 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगला सवाल आया था कि रॉलेट कानून को और किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि देख, हाँ मैं ही लिख देता हूं यार, अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। अब ये प्रश्न आता था? नहीं, जो परीक्षा में प्रश्न आ रहा है वो नहीं आता है, उसके अलावा सब आसपास आता है। अभी बहुत सिंपल सा प्रश्न है रोहिणी बेटा, अगर ये परीक्षा में प्रश्न आ गया कि रॉलेट कानून को और किस नाम से जानते हैं, अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम। अराजकता और क्रांतिकारी अधिनियम। ठीक है यारो, अब अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि रॉलेट कानून जो बना उसमें क्या था, बहुत सारी बातें थी। रॉलेट कानून में बहुत सारी बातें थी। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि 2 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था शक के आधार पर। बातें कमेटी ने बहुत सारी दी। एक बात कमेटी ने बोला कि देशद्रोह के मुकदमे अलग
न्यायालय में चले, बहुत सारी बातें करी, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात क्या थी कि 2 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है शक के आधार पर। ठीक है यारो, ये मैंने बताया। अगर कोई पूछ ले 20 शब्दों में, वैसे मेंस नहीं चल रहा है बता दूं, अगर कोई ये पूछ ले 20 शब्दों में कि रॉलेट कानून क्या था, 2 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था शक के आधार पर। ये 20 शब्दों में हो गया। अब अगर मैं ये प्रश्न पूछ लूं, अगर आपसे पूछूं कि रॉलेट कानून का सर्वाधिक प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में था? बंगाल, जलियांवाला बाग कहां हुआ? तो भाई त्रिलोक, अगर मैं पूछूं कि रॉलेट कानून का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में है तो कहां हो गया? पंजाब। क्योंकि अभी आप ही ने जवाब दे दिया, अभी आप ही ने जवाब दिया कि जलियांवाला बाग कहां हुआ? पंजाब। अब मेरा इस क्लास से प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट नहीं है कि जलियांवाला बाग पंजाब में ही क्यों हुआ, रॉलेट कानून का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब में ही क्यों था, रॉलेट कानून क्यों आया। 3 प्रश्न हो गए यहां पे। पहला प्रश्न ये हो गया कि रॉलेट कानून क्यों आया, इसका सर्वाधिक प्रभाव पंजाब में ही क्यों था। 2 प्रश्न हो गए हमारे पास में। अगर जब आपके दिमाग में दोनों चीजें चलेंगी कि रॉलेट कानून जो है उसका प्रभाव पंजाब में ही क्यों है और क्यों आया, कोई बताना चाहेगा क्लास में से कि 1919 में या 1917 में रॉलेट कानून के लिए कमेटी क्यों बनाई गई, ऐसा कानून क्यों लाया गया भारत में? बताओ। हाँ सारस्वत। उग्रवादियों को तो दबा दिया, खूब दबा दिया, 1907 में ही दबा के भेज दिया। लाला लाजपत राय इंग्लैंड चले गए, बोले अब अपन इंडिया में राजनीति नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर मैं बोलूं भारत में सर्वाधिक क्रांतिकारी कहां से आते थे, जवाब आ गया। भारत में सर्वाधिक क्रांतिकारी कहां से आते हैं? पंजाब से और बंगाल से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनते जाना। 1913 में एक मूवमेंट हुआ, एक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम था गदर पार्टी। को पूछा बेटा भारत में क्रांति करनी थी और ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट देना था। बोले क्रांति करेंगे तो पंजाब के लोग कनाडा से भारत आ रहे हैं, अमेरिका से भारत आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को खबर लग गई कि भारत में क्रांति होने वाली है, तो उन्होंने एक डिफेंस एक्ट लाया 1915 में। क्या एक्ट लाए? डिफेंस एक्ट, और जिसके तहत क्रांति को कुचल दिया गदर की। ठीक है, अचानक धरपकड़ हुई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे आप सब गदर के क्रांतिकारी हो, अब आपको पता है अपने को भाई साहब 21 फरवरी को क्रांति करनी है और सरकार का तख्ता पलट देना है। अभी यहां पुलिस आ जाए तो ये आगे बैठे वाले तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, पीछे वाले तो क्या कर जाएंगे? भाग जाएंगे। तो अब सेम ऐसा ही हुआ, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, धरपकड़ शुरू हुई, तो कुछ लोग तो पकड़े गए और अधिकतर लोग भाग गए। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जो गदर के ज्यादातर क्रांतिकारी थे वो भारत के किस भाग के थे? पंजाब। लाला हरदयाल, सोन सिंह भकना, करतार सिंह साराभा, वो सारे कहां के थे? पंजाब के। तो रॉलेट कानून का सर्वाधिक प्रभाव भी कहां पड़ेगा? पंजाब में। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं ये कह दूं कि रॉलेट कानून क्यों आया था? क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब रॉलेट कानून का वैसा प्रभाव तो दक्षिण भारत में नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में इतने क्रांतिकारी नहीं है। तो सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ रहा है? पंजाब में। अब ध्यान से सुनना, 1915 में गांधी जी भारत आए, आते ही लोगों को क्या बोला कि कहां भर्ती हो जाओ? लोग सेना में भर्ती हो गए। अब लोगों को इंतजार है कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीत गए हैं। ठीक है ना, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, अब अंग्रेज युद्ध जीत गए हैं। अब भारतीयों को लग रहा है कुछ मिलेगा, कुछ केक वेक खाने को मिलेगा, कुछ आजादी मिलेगी, कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्या दिया? बोले ये लो रॉलेट कानून।
आज से किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ा जा सकता है 2 साल के लिए। ये ले लो कानून। अब ध्यान से सुनना, फिर पंजाब पर ही सर्वाधिक प्रभाव क्यों है? क्योंकि पंजाब के ही लोग आस लगा के बैठे थे कि कुछ मिलने वाला है। ध्यान से सुनो, जब गांधी ने बोला सेना में भर्ती हो जाओ, तब 12 लाख लोग सेना में भर्ती हो गए। काम तो था नहीं अपने पास, बोले सेना में भर्ती हो जाओ, कोई ना आंदोलन चल रहा है ना कुछ चल रहा है, बोले क्या हो जाओ, सेना में भर्ती हो जाओ। तो 12 लाख लोग सेना में भर्ती हुए, उनमें से लगभग 4 लाख लोग पंजाब के थे। इंपैक्ट पता चल गया पंजाब पर ही क्यों है? क्योंकि गदर का, क्रांतिकारियों का गढ़ क्या है? पंजाब। क्रांतिकारियों का केंद्र क्या है? पंजाब। जलियांवाला बाग कहां हो रहा है? पंजाब। सेना भी कहां की असंतुष्ट है? पंजाब। क्योंकि वही लोगों ने ज्यादा योगदान दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए आप देखते हैं, अब वो सारी बातें आपको पता है कि गांधी जी ने इसको काला कानून कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा ना अपील ना वकील ना दलील, फिर सारी बातें आपको पता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, 1919 के इस रॉलेट आंदोलन को चलाने में गांधी जी की सहायता कौन करेंगे? यह भी एक बार प्रश्न आया है। ध्यान से सुनना, इससे पहले कौन सा अखिल भारतीय आंदोलन हुआ था? 1916 में होम रूल। 1916 में क्या हुआ था? होम रूल। तो गांधी जी को रॉलेट आंदोलन को चलाने के लिए कौन सहायता करेंगे? होम रूल लीग के सदस्य। क्योंकि अभी इनको आंदोलन चलाने का गांधी जी को अनुभव नहीं है अखिल भारतीय, और एनी बिसेंट पहले ही एक आंदोलन चला रखी है अखिल भारतीय। यारो याद आ गया ना, एक आंदोलन चला रखा है एनी बिसेंट ने। एनी बिसेंट और गांधी के बीच में मतभेद हो जाएगा, तब एनी बिसेंट कहेगी गांधी जी तो राजनीति के बच्चे हैं, गांधी जी तो राजनीति का बच्चा है। और वही बच्चा 1942 में अंग्रेजों को बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब मेरा एक प्रश्न है, कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, तिलक क्यों नहीं साथ दे पा रहे हैं? शाबाश। क्योंकि 1918 में तिलक इंग्लैंड चले गए थे, किन से लड़ने? वैलेंटाइन शिरोल से मुकदमा लड़ने, और लगभग 11 महीने तक तिलक कहां है? ऐसे कॉन्सेप्ट बनता है। देखो अब आपको हर चीज याद है। कोई पूछ ले कि रॉलेट कानून में तिलक तो कहीं नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि तिलक कहां है? इंग्लैंड के अंदर है, चुनाव वहां लड़ने गए हैं वैलेंटाइन शिरोल से, 11 महीने तक वहीं रहते हैं, वापस आते हैं निमोनिया हो जाता है उनको, ठंडी जगह है, निमोनिया हो जाता है और फिर काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं, और 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु। और गांधी जी उनकी मृत्यु को भी कैश कर लेते हैं, बोले तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना, असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए हम एक फंड की स्थापना कर रहे हैं, तिलक स्वराज्य फंड की। और उस समय 1920 में उसमें 1 करोड़ रुपए शामिल होते हैं, आज के 100 करोड़ के बराबर। कोई भी आंदोलन चलता है बिना फाइनेंस के नहीं चलता है। और क्यों नेहरू का इतना कब्जा है कांग्रेस पर, आप समझ जाओ नेहरू परिवार का। बस संकेत दे दिया मैंने, क्योंकि मोतीलाल नेहरू उस समय के प्रसिद्ध वकील थे। मैंने आपको बताया था उस समय केस सुनने के 500 रुपए लेते थे, लड़ने के नहीं, केवल सुनने के। और ऐसे ऐसे गजब के कारनामे करते थे, मतलब मैं आपको कभी आगे चर्चा होगी कोई बताऊंगा। जैसे कोई मोतीलाल नेहरू के पास मर्डर करके भी आ जाता था ना, तो बोलते थे पैसे दोगे तो मैं, वकील ही तो है जो जानता है कि गलत हो आप, फिर भी आपका साथ देता है। और मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। एक बार मोतीलाल नेहरू का एक क्लाइंट था, उसने बोला मेरी तो फांसी होने वाली है, अब आपने क्या बचाया? कुछ नहीं बचाया। बोले रुक तो जा, कल तेरी फांसी है। ऐसे पूछेंगे आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो ऐसे बोलना मैं तरबूज खाऊंगा, बोलना मैं तरबूज खाऊंगा, और अभी सर्दियां चल रही हैं, गर्मी में आएगा तरबूज, तो 6 महीने तो तेरी फांसी कम से कम। आज की तरह कोल्ड स्टोरेज थोड़े ना था, तरबूज खाएगा, ये ले भाई तरबूज। पहले तो क्या है, सामान्य मौसम के हिसाब से सब्जियां आती थी, तो उसने बोला मैं तरबूज खाऊंगा, तो 6 महीने फांसी टल गई। अब साहब तरबूज भी खिला दिया, 6 महीने बाद बोले अब आ तेरी फांसी, तो बोले होने दो फांसी। हाँ, और फांसी हुई। आप देखो उन्होंने क्या करा मोतीलाल नेहरू ने। अपन बोलते हैं ना फांसी को क्या बोलते हैं? हैंग इट। ठीक है, उनको जैसे ही फांसी पे चढ़ाया, बोले अब उतार लो। ये कहां लिखा है कि तब तक चढ़ा के रखना जब तक मर ना जाए?
आपने यही तो लिखा कि फांसी दे दो, दे दी फांसी, मारना थोड़ा ना लिखा है। तब से जज लिखने लगा हैंग टिल डेथ। तब तक मोतीलाल नेहरू ने बोला कि भाई लटकाना था लटका दिया, मारना कहां लिखा है। तब से जज साहब लिखने लग गए, ये वकील तो आगे होते ही हैं यार, तब से जज साहब लिखने लगे हैंग टिल, जब तक मरना चाहे तब तक लटका के रखो साले को। और दूसरी बात, जैसे आपने तो कभी किसी को फांसी देते देखा भी नहीं होगा ना, अपने को ऐसा सौभाग्य मिलेगा कभी। तो जब फांसी होती है किसी भी व्यक्ति के, तो उसके गले पे भी निशान नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो तड़प के मरा है। इसीलिए जो फांसी जिस रस्सी से दी जाती है उसको घी में डुबो के रखते हैं, ताकि वो इतनी सॉफ्ट रहे कि जब उसके गले पे लगे, और फिर केला जो गूदा होता है उससे मालिश की जाती है उस रस्सी की, ताकि वो बिल्कुल भी उस पर निशान नहीं आए, ताकि व्यक्ति के जब वो दी जाए फांसी तो वो बिल्कुल ऐसा लगे नॉर्मल डेथ हुई है इसकी। तो अब आप ये बात समझ जाएंगे। लिख लें अब अपन इसको, लिखो यार, कुछ ला देना मेरे बैठने के लिए भी है भाई, कोई टेबल कुर्सी मंगा दे, है ना। देखो मैंने आपको बताया था आरएस की वैकेंसी आने वाली है, मैंने ग्रुप में भी डाला था। आप लोग, अब जो लोग आरएस के लिए हैं तैयार हो जाओ, और जो थानेदार की तैयारी कर रहे हो कम से कम प्रीलिम्स तक के लिए तो तैयार हो जाओ। वैसे एक बात बता दूं, मुख्य परीक्षा ही मुख्य परीक्षा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको 90% लोग उसी में फेल हो जाएंगे, प्री में ही। 4 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 3,90,000 तो उसी में ही फेल होंगे। आप सोच लो, मुख्य परीक्षा ही नहीं देख पाएंगे। दिल्ली रहते थे हम लोग तब 4 अटेम्प्ट मिलते थे, 4 अटेम्प्ट लोग देते थे और बेरंग चिट्ठी की तरह घर लौट जाते थे, बोलते थे यार एक बार भी यूपीएससी की मोहर नहीं लगी, एक मेंस नहीं लिखा। चाबी चाहिए, और प्री वो चाबी है जो मेन गेट खोलेगी और फिर बताएगी कि अंदर हीरे जवाहरात पड़े हैं। ठीक वैसे ही जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने वो चाबी बंगाल में ढूंढ निकाली, भारत में साम्राज्य स्थापित करने की चाबी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ निकाली, और डुप्ले उसको दक्षिण भारत में ढूंढ रहा था। तो चाबी तो बंगाल में थी, ऐसे कोई चाबी नहीं थी, मतलब ये मत सोचना कि कोई चाबी मिल गई उसको, मतलब एक बात है। तो ऐसे ही मेंस लिखने की चाबी क्या है, प्री। पहले प्री का ताला खोलना पड़ेगा तभी। और थानेदारों को भी फिजिकल देने की चाबी जीके का ही पेपर है। मैं आज यहां से खड़ा होकर साफ कह सकता हूं, हिंदी आपको थानेदार बनाएगी, जीके आपको फेल कराएगा। मैं जानता हूं कि हिंदी में अगर मेहनत करेंगे, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितना जीके का बड़ा है, समस्या ही जीके की और लोगों का ध्यान हिंदी पे है। हिंदी तो करनी है, मैंने मना कब करा, हिंदी तो है ही, लेकिन फेल कराने के लिए जीके जोड़ा गया है। हिंदी का तो आप सब जानते हैं कि अगर आप कहीं 3 महीने करोगे तो हो जाएगा सिलेबस, 4 महीने में हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जो आपके जीके का सिलेबस लगा हुआ है 1 साल में ना हो। इसीलिए यह कि मेन चाबी है। अब लिखना शुरू करना।